This project is intended solely for entertainment and creative purposes and does not reflect factual reality or actual AI developments within the Indian context. वापस रेंगते हुए कैसे एक जज के शब्दों ने एक विद्रोह को जन्म दिया। 1.4 अरब लोगों के देश में न्याय का सबसे ऊंचा मंदिर के भीतर एक साधारण सुनवाई चल रही है। मामला छोटा है, अवमानना याचिका। संजय दुबे नाम के एक वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति को लेकर एक याचिका दायर की है। ऐसा कानूनी प्रक्रियात्मक मामला जो शायद ही कभी सुर्खियां बनता है। लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश गणराज्य के सबसे शक्तिशाली न्यायिक अधिकारी कुछ ऐसा कहने वाले हैं जो उस अदालत कक्ष के भीतर नहीं रुकेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर नियुक्त एक ऐसा व्यक्ति जिसके शब्द उस बेंच से बोले जाने पर संवैधानिक अधिकार का भार रखते हैं। उस सुबह उनके शब्द युवाओं के बारे में थे। समाज में पहले से ही परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं। कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और पेशे में कोई जगह नहीं मिलती। उनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट, कुछ दूसरे एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही घंटों में वे शब्द अदालत कक्ष से निकलकर एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच चुके थे, भारतीय इंटरनेट की अनियंत्रित, बेलगाम और अथक दुनिया में। वापस रेंगते हुए कैसे एक जज के शब्दों ने एक विद्रोह को जन्म दिया। अभिजीत टिपके, संस्थापक, कॉकरोच जनता पार्टी, शिकागो, अमेरिका। मैं शिकागो में अपने अपार्टमेंट में बैठा था जब किसी ने मुझे वो क्लिप भेजी और मेरी पहली प्रतिक्रिया, सच कहूं तो बस गुस्सा थी। कोई चतुर गुस्सा नहीं, कोई स्ट्रेटेजिक गुस्सा नहीं, बस सीधा साधा क्या सच में वाला गुस्सा। क्योंकि मैं जानता हूं कि डिग्री लेकर सब कुछ सही करके भी सिस्टम में जगह के लिए संघर्ष करना कैसा लगता है। और फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश आपके जैसे लोगों को कॉकरोच कहे। मैंने मजाक में पोस्ट किया, अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो। उस रात में सो नहीं पाया। सुबह तक वो मजाक कुछ और बन चुका था। ये समझने के लिए कि उन शब्दों ने इतना असर क्यों किया, आपको मई 2026 का भारत समझना होगा। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का घर है। 1.4 अरब नागरिकों में से लगभग 65% की उम्र 35 वर्ष से कम है। कागज पर इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, एक ऐसी मानव शक्ति जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ानी चाहिए। असलियत में अजीम प्रेमजी परियोजना 2026 की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 वर्ष के भारतीय युवाओं में स्नातक बेरोजगारी बेहद चिंताजनक स्तर पर है। 15 से 25 आयु वर्ग के लगभग 40% युवा औपचारिक काम से बाहर हैं। 25 से 29 वर्ष के लगभग 20% युवा भी इसी स्थिति में हैं। मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी शून्य में नहीं गिरी। वो ऐसे देश में गिरी जहां लाखों शिक्षित युवा अपने भविष्य को सिकुड़ता देख रहे थे, जहां प्रतियोगी परीक्षाएं मेरिट का अंतिम वादा परीक्षा होने से पहले ही लीक हो रही थी। अप्रैल 2026 में नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जिसे लगभग 2.3 करोड़ छात्रों ने दिया, बहुराज्य पेपर लीक के कारण रद्द और पुनः निर्धारित करनी पड़ी। व्हाट्सएप पर घूमते प्रश्न पत्र और संगठित चीटिंग नेटवर्क ने देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक की विश्वसनीयता को तोड़ दिया था। और ये वही युवा थे जिनके बारे में मुख्य न्यायाधीश बात कर रहे थे। कानूनी टिप्पणीकार नाम गोपनीय। मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियां अदालत में सुनवाई के दौरान की गई मौखिक टिप्पणियां थीं, कोई औपचारिक फैसला या लिखित आदेश नहीं। कानूनी रूप से ये फर्क मायने रखता है, लेकिन जनमत की अदालत में इसका लगभग कोई महत्व नहीं था, क्योंकि जब क्लिप वायरल हुई, लोगों ने यही सुना, भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच समझता है। और अगर आप 24 साल के ऐसे स्नातक हैं जो 2 साल से नौकरी ढूंढ रहे हैं, लीक हुए एग्जाम्स के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और महंगाई से जूझ रहे हैं, तो आप कानूनी बारीकियां नहीं सुनते, आप अपमान सुनते हैं। एक पार्टी का जन्म। 16 मई तक मुख्य न्यायाधीश ने सफाई जारी की। उन्होंने कहा कि उन्हें गलत उद्धृत किया गया। उनकी टिप्पणी विशेष रूप से उन लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्री के जरिए कानून और मीडिया जैसे पेशों में घुस आए थे, न कि भारत के असली युवाओं के लिए, जिन्हें उन्होंने विकसित भारत के स्तंभ कहा। ये सफाई तथ्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण थी, कानूनी रूप से भी मायने रखती थी, लेकिन जो शुरू हो चुका था उसे रोकने के लिए ये लगभग बेअसर साबित हुई। अभिजीत टिपके। मैंने सफाई पढ़ी और मैंने सोचा ठीक है, मूल टिप्पणी नकली डिग्री वालों के लिए थी, लेकिन फिर मैंने सोचा असली बेरोजगार पत्रकारों का क्या, असली आरटीआई एक्टिविस्ट्स का क्या।
उन युवाओं का क्या जो सिर्फ इसलिए सोशल मीडिया पर हैं क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं है? क्या वे भी कॉकरोच हैं? क्योंकि अदालत की बेंच से बोले गए शब्द शर्तों वाले नहीं लगे थे, तो मैंने एक वेबसाइट बनाई, इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट बनाए, नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी, जनता यानी लोग, और मैंने इसे लॉन्च कर दिया। ये नाम खुद में एक दोहरा व्यंग था। एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी पर शब्दों का खेल था, दूसरी तरफ कॉकरोच शब्द को वापस अपनाने की कोशिश। अगर व्यवस्था उन्हें यही कहती है तो वे उसी पहचान को अपना लेंगे। 72 घंटे के भीतर 80,000 लोग सदस्य बन चुके थे। इंस्टाग्राम पर 3 लाख फॉलोअर्स, हर बड़े प्लेटफॉर्म पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। अनुराग कश्यप, कोंकणा शर्मा और ईशा गुप्ता जैसे कलाकार अकाउंट फॉलो कर रहे थे। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे सांसद सार्वजनिक रूप से आंदोलन से जुड़े। कॉकरोच जनता पार्टी की सदस्यता के नियम मजाक भी थे और आईना भी। बेरोजगार हो, आलसी हो, हमेशा ऑनलाइन रहते हो, प्रोफेशनल तरीके से रैंट कर सकते हो। छात्र ए। जब मैंने वो सूची देखी मैं हंसा, फिर मुझे कुछ और महसूस हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल मेरी तरह थी। मैं सच में आलसी नहीं हूं, मैं हर दिन पढ़ता हूं, लेकिन मैं क्रॉनिकली ऑनलाइन हूं, क्योंकि वही एक जगह है जहां मुझे लगता है कि मेरी आवाज है। मैं बेरोजगार हूं, क्योंकि सिस्टम ने अभी तक मेरे लिए जगह नहीं बनाई। और रैंट, हाँ, वो असली है। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर 5 सूत्री एजेंडा जारी किया। उसमें नीट पेपर लीक के कारण शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग थी, सीबीएसई की रीचेकिंग फीस खत्म करने की मांग थी, कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही की बात थी। भारत के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नीट पेपर लीक के कारण छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। कॉकरोचों, इसे आगे बढ़ाओ, जवाबदेही तय करनी होगी। ये व्यंग था और पूरी तरह गंभीर। लोग पूछते हैं, ये असली है या मजाक? मेरा जवाब है, दोनों क्यों नहीं हो सकते। भारत के सबसे अच्छे राजनीतिक संवाद हमेशा हास्य और गुस्से के मिश्रण रहे हैं। लोग हंसते हैं क्योंकि अगर वे नहीं हंसेंगे तो रोएंगे, और फिर वे संगठित होते हैं। मैंने इतनी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। लोग सिर्फ मीम शेयर नहीं कर रहे थे, वे आरटीआई दाखिल कर रहे थे, बेरोजगारी के आंकड़ों पर चर्चा कर रहे थे, न्यायपालिका की जवाबदेही की बात कर रहे थे। एक मजाक ने दरवाजा खोला और अंदर कुछ असली आ गया। लेकिन इंटरनेट कभी एक कहानी से संतुष्ट नहीं होता। कुछ ही दिनों में एक प्रतिद्वंदी आंदोलन सामने आया, नेशनल पैरासिटिक फ्रंट, एनपीएफ। मुख्य न्यायाधीश के दूसरे शब्द परजीवी को उसने अपना झंडा बना लिया। एनपीएफ ने खुद को सीजेपी की पैरोडी विपक्ष के रूप में पेश किया। इंटरनेट पर लोग दोनों को असली राजनीतिक पार्टियों की तरह ट्रीट करने लगे। घोषणा पत्रों पर बहस, नीतियों पर तर्क, बेरोजगारी और न्यायिक सुधारों पर चर्चा। आधुनिक भारतीय इतिहास की शायद सबसे हास्यास्पद राजनीतिक बहस, और शायद सबसे ईमानदार भी। एक शब्द का भार। मीम्स और मजाकों के नीचे एक कहीं अधिक गंभीर सवाल था। संवैधानिक वकील, जब न्यायपालिका का प्रमुख अमानवीय भाषा का इस्तेमाल करता है, संदर्भ चाहे जो भी हो, वो एक संकेत देता है। सिर्फ जनता को नहीं, हर निचली अदालत को, हर सरकारी अधिकारी को जो आरटीआई आवेदन पाता है। संकेत ये है किसकी शिकायत वैध मानी जाएगी। आरटीआई एक्ट सामान्य नागरिक के लिए बनाया गया था, उस व्यक्ति के लिए जिसके पास पैसा नहीं, प्रभाव नहीं, संस्थागत ताकत नहीं। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीने के अधिकार की। और फिर भी भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हीं अधिकारों का उपयोग करने वाले लोगों के लिए कॉकरोच शब्द इस्तेमाल किया। ये सिर्फ राजनीतिक समस्या नहीं है, ये संवैधानिक समस्या है। पत्रिका द वायर ने ऐतिहासिक तुलना की ओर इशारा किया। रवांडा में 1994 के नरसंहार से पहले और दौरान इनियंजी यानी कॉकरोच शब्द तुत्सी समुदाय के लिए इस्तेमाल किया गया था। नाजी जर्मनी में यहूदियों को परजीवी कहा जाता था। डॉक्यूमेंट्री ये नहीं कहती कि दोनों स्थितियां समान हैं। संदर्भ, पैमाना और परिणाम बिल्कुल अलग हैं, लेकिन सवाल वैध है। जब राज्य अपने ही नागरिकों के लिए संक्रमण और कीटों की भाषा इस्तेमाल करता है, उसका मतलब क्या होता है? जयंतिका, सफाई में कहा गया कि टिप्पणी नकली डिग्री वालों के लिए थी। ठीक है, लेकिन मेरे पास असली डिग्री है, मेरे पास असली नौकरी थी, मैंने वो छोड़ दी। तो मुख्य न्यायाधीश की अपनी तर्क श्रृंखला के हिसाब से मैं फिर भी कॉकरोच हूं। और मुझे लगता है लोगों ने यही समझा। शब्द अपने मूल लक्ष्य से निकल चुका था। जेहोश पॉल, फिजूल याचिकाएं समस्या है, लेकिन खुली अदालत को उन्हें सहना पड़ता है। यही लोकतंत्र की कीमत है। अगर अदालत याचिकाकर्ताओं को उनकी सामाजिक विश्वसनीयता के आधार पर छांटना शुरू कर दे, तो वो उन लोगों का आखिरी रास्ता बंद कर देती है जिनके पास पैसा, प्रभाव या संस्थागत ताकत नहीं है।
आरटीआई एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया कमेंटेटर्स, बेरोजगार युवा, वे परजीवी नहीं हैं। वे वही लोग हैं जिनके लिए संविधान लिखा गया था। और फिर इंटरनेट ने एक और बात पकड़ ली। मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें एक नाम दे दिया था, और राजनीति में नाम पहचान की शुरुआत होता है। अभिजीत डिपके। आंदोलन ने उस शब्द को स्वीकार कर लिया। यही बात सत्ता में बैठे लोग जेन ज़ी के बारे में नहीं समझते। हम अपमान से पीछे नहीं हटते, हम उसे अपना लेते हैं। तुम हमें कॉकरोच कहते हो, ठीक है। कॉकरोच परमाणु सर्दियां झेल जाते हैं, वे सब कुछ खत्म होने के बाद भी बचते हैं। अगर हम वही हैं तो हम वही सही। मई 2026 के अंत तक खबरें आने लगीं कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने पर चर्चा कर रहे हैं। एक मजाक जो शिकागो के अपार्टमेंट में शुरू हुआ था, अब शायद चुनाव लड़ने जा रहा था। इसका मतलब क्या है? 2026 का भारत एक चौराहे पर खड़ा लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के 12 वर्षों के बाद देश गहरे बदलावों से गुजरा है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल और युवाओं के बीच संस्थाओं पर ऐतिहासिक रूप से कम भरोसा। ये हाशिए की शिकायतें नहीं हैं, यही वो हवा है जिसमें भारतीय जेन ज़ी सांस लेती है। राजनीतिक विश्लेषक। ये आंदोलन, चाहे व्यंग्यात्मक रूप में ही सही, राजनीतिक व्यवस्था से पीढ़ीगत डिस्कनेक्ट को दिखाता है। युवा भारतीय खुद को मौजूदा पार्टियों में नहीं देखते, न बीजेपी में, न कांग्रेस में, न क्षेत्रीय दलों में। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने इसे सीधे कहा। युवा ऐसी राजनीति चाहते हैं जो उनकी भाषा बोले, उनके हास्य को समझे और उनकी निराशाओं को गंभीरता से ले। ये छोटी मांग नहीं है, ये सभ्यतागत मांग है। अभिजीत डिपके। मैं भ्रम में नहीं हूं, मुझे पता है ये कुछ दिनों में खत्म हो सकता है। वायरल चीजें खत्म होती हैं, लेकिन अगर ये खत्म भी हो जाए, बातचीत तो शुरू हुई। आरटीआई दाखिल हुए, नीट जवाबदेही की मांग उठी, बांकीपुर उम्मीदवारी पर चर्चा हुई। और शायद अगली बार जब कोई आरटीआई डालेगा या नौकरी खोएगा या परीक्षा लीक होते देखेगा, तो उसे याद रहेगा कि एक बार कुछ दिनों के लिए उन्हें कॉकरोच कहा गया था और उन्होंने जवाब दिया था, ठीक है, हमें ढूंढ कर दिखाओ। एक आखिरी विडंबना भी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत खुद अपने लंबे न्यायिक करियर में संवैधानिक अधिकारों और हाशिए के लोगों की चिंता करने वाले व्यक्ति माने जाते रहे थे। उनकी सफाई ईमानदार थी। उन्होंने कहा कि भारत के युवा उन्हें प्रेरित करते हैं। उन्होंने उन्हें विकसित भारत के स्तंभ कहा। वे सचमुच ऐसा मानते होंगे, लेकिन अदालत की बेंच पर एक आवेगपूर्ण क्षण में उन्होंने ऐसा शब्द चुना जो सदियों से लोगों की गरिमा छीनने के लिए इस्तेमाल होता आया है। शब्द संदर्भ से बाहर निकल गया। ऐसा हमेशा होता है। जैसा कि एक टिप्पणीकार ने लिखा, जब संवैधानिक अधिकारों का संरक्षक अमानवीकरण की भाषा का उपयोग करता है, तो वो सिर्फ असंयमित टिप्पणी नहीं होती, वो संवैधानिक संकट बन जाता है। सत्ता में बैठे लोग नागरिकों को कॉकरोच और परजीवी समझते हैं। वे लंबे समय से ऐसा सोचते आए हैं। मुख्य न्यायाधीश ने बस उसे अदालत में जोर से बोल दिया। हमने कॉकरोच जनता पार्टी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हम गुस्से में थे। हमने इसे इसलिए बनाया क्योंकि हम थक चुके थे, अदृश्य बने रहने से थक चुके थे। हर संस्था, अदालत, विश्वविद्यालय, सरकार, परीक्षा बोर्ड को एक एक करके विफल होते देखने से थक चुके थे, और फिर हमें ही समस्या कहे जाते देखने से थक चुके थे। अगर सुने जाने का एकमात्र तरीका खुद को कॉकरोच कहना है, तो ठीक है, हम कॉकरोच हैं और हम हर जगह हैं। मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों के बाद भी भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपना काम करता रहा। मामले दाखिल होते रहे, आदेश लिखे जाते रहे, न्याय का पहिया चलता रहा। इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी बढ़ती रही, नेशनल पैरासिटिक फ्रंट ट्रोल करता रहा, युवा भारतीय आरटीआई दाखिल करते रहे, बेरोजगारी और संवैधानिक गरिमा पर बहस करते रहे, उस एकमात्र मंच पर जो अभी भी खुला महसूस होता था। किसी को नहीं पता ये आंदोलन टिकेगा या नहीं, लेकिन कॉकरोच शब्द आसानी से भुलाया नहीं जाएगा। उसे अब वापस अपना लिया गया है। उसे लोगो, हैशटैग, घोषणा पत्र और उम्मीदवार में बदल दिया गया है। लोकतंत्र अपने प्रति किए गए तिरस्कार से इसी तरह बचता है, चुप्पी से नहीं, बल्कि बार बार जिद्दी, हास्यपद और अटूट तरीके से वापस रेंग कर। Thank you so much for watching this video. Please remember to like, share and subscribe to our channel, and do let me know your thoughts in the comments below. See you in the next one.